नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को देख रहे हैं जो अक्सर 1857 की बड़ी क्रांति की छाया में कहीं खो जाता है। 10 जुलाई 1806 वेल्लोर किला। जी। यहीं पर भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक कह सकते हैं बड़ा विद्रोह किया था। बिल्कुल। और ये घटना 1857 से लगभग 50 साल पहले हुई। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी विद्रोह पर है। हाँ, हम स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे घटा और इसका असर क्या रहा। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारण। स्रोत बताते हैं कि एक फौरी वजह थी, एक नया ड्रेस कोड। हाँ। सुनने में तो ये छोटी बात लगती है, पर क्या ये वाकई इतनी बड़ी वजह बन गई? हाँ, देखिए ये सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं था। एक नई गोल टोपी जैसी पगड़ी लाई गई। हाँ। और वो दिखती थी थोड़ी यूरोपीय टोपियों जैसी। अच्छा। तो सिपाहियों को, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही लगा कि ये उनकी पारंपरिक पगड़ी का अपमान है। हाँ। और इससे भी ज्यादा उनको शक हुआ कि ये शायद धर्म बदलने की कोई चाल है। और बात सिर्फ पगड़ी तक ही नहीं रुकी थी, शायद कुछ और भी नियम थे। जी हाँ, जैसे हिंदू सिपाहियों को माथे पर तिलक या कोई धार्मिक निशान लगाने से मना कर दिया गया ड्यूटी पर। और मुस्लिम सिपाहियों को कहा गया कि दाढ़ी मुंडवाएं और मूछें एक खास तरीके से रखें। ओहो, ये तो मतलब सीधे सीधे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमले जैसा हुआ। निश्चित रूप से। और जब कुछ सिपाहियों ने इसका विरोध किया, आवाज उठाई, तो उन्हें बहुत सख्त सजा दी गई। सरेआम कोड़े तक मारे गए। बाप रे, इससे तो गुस्सा और शक और बढ़ गया होगा। जाहिर है, इसे अपनी आस्था और अपनी पहचान पर एक सीधा हमला माना गया। तो ये ड्रेस कोड वाली बात तो एकदम सीधी उकसावी जैसी लग रही है। पर क्या सिर्फ यही वजह थी या कुछ और भी था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था? नहीं, और भी बातें थीं। जैसे वेल्लोर किले में ही टीपू सुल्तान का परिवार नजरबंद था। उनके बेटे वगैरह सब वहीं थे। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। तो हालांकि वो लोग सीधे तौर पर शायद शामिल नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी से असंतोष को एक केंद्र बिंदु तो मिला ही होगा। फतेह हैदर, जो टीपू के बड़े बेटे थे, उन पर तो शक भी था कि वो शायद उकसा रहे हों। अच्छा। और इसके अलावा वो तो था ही कंपनी का बढ़ता हुआ दबदबा, विदेशी राज के खिलाफ एक आम बेचैनी। सही है। तो फिर 10 जुलाई 1806 की रात को क्या हुआ? ये चिंगारी कैसे भड़की? उस रात अंधेरे में मद्रास नेटिव इन्फेंट्री की पहली और 23वीं रेजिमेंट, इन रेजिमेंट्स के सिपाहियों ने अचानक ब्रिटिश बैरकों पर हमला कर दिया। किले के अंदर ही? हाँ, किले के अंदर। उन्होंने किले के कमांडर कर्नल फैनकोट और कई दूसरे ब्रिटिश अफसरों और सैनिकों को मार डाला और फिर किले पर कब्जा कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने फिर मैसूर सल्तनत का झंडा फहरा दिया किले पर? जी हाँ, वो बाग वाला झंडा। और फतेह हैदर को अपना नया राजा भी घोषित कर दिया। तो कुछ घंटों के लिए तो किला उनके कब्जे में आ गया था। एक तरह का तख्ता पलट, भले ही थोड़े समय के लिए। हाँ, लेकिन इस शुरुआती कामयाबी के बाद लगता है कि योजना और नेतृत्व की कमी रह गई। अच्छा। और इसी बीच एक ब्रिटिश अफसर थे, मेजर कूप्स। वो किसी तरह बचकर निकल गए। अच्छा। और उन्होंने पास में जो आरकोट में ब्रिटिश गैरिसन थी, वहां खबर पहुंचा दी। और फिर अंग्रेजों का जवाबी हमला हुआ होगा, जाहिर है। कर्नल गिलिस्पी का नाम आता है इसमें। बिल्कुल। कर्नल रॉबर्ट रोलो गिलिस्पी, वो फौरन घुड़सवार सेना और तोपखाने के साथ आरकोट से वेल्लोर के लिए निकले। सुबह होते होते वो किले पर पहुंच गए। और फिर गिलिस्पी की फौजों ने बहुत तेजी से और कह सकते हैं बेरहमी से जवाबी कार्रवाई की। किले का दरवाजा तोड़ा गया और फिर अंदर घुसकर विद्रोह को कुचल दिया गया। हाँ, इस दमन का जिक्र काफी भयावह मिलता है। अनुमान है कि करीब 350 से 800 सिपाही मारे गए। जी। और इसके बाद भी सजाएं दी गईं। कुछ को तो बिना किसी मुकदमे के फौरन मौत दे दी गई। वो तोपों से उड़ाने वाली बात भी इसी से जुड़ी है। बहुत क्रूर। अच्छा, नेतृत्व की बात करें तो फतेह हैदर को राजा तो घोषित किया, पर क्या उन्होंने वाकई नेतृत्व किया? नहीं, ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कोई सक्रिय भूमिका निभाई हो, इसके सबूत नहीं है। ये विद्रोह असल में सिपाहियों ने ही शुरू किया और चलाया था। तो इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला? फौरी तौर पर क्या हुआ? क्या कंपनी ने कुछ सीखा? फौरी तौर पर तो कई कदम उठाए गए। सबसे पहले वो जो विवादित ड्रेस कोड नियम थे, उन्हें फौरन वापस ले लिया गया। अच्छा, ये तो होना ही था। हाँ। और मद्रास सेना के कमांडर इन चीफ सर जॉन क्रेडॉक और मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिंग, जिन्होंने ये नियम लागू करवाए थे, उन दोनों को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। यानी जिम्मेदारी तय की गई। और सिपाहियों और टीपू के परिवार का क्या हुआ? उन्हें भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
और टीपू सुल्तान के पूरे परिवार को एहतियात के तौर पर वेल्लोर से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया, ताकि वो दोबारा किसी असंतोष का केंद्र न बन सके। जी। और नीति के स्तर पे भी कुछ बदलाव हुए। कंपनी ने तय किया कि वो सिपाहियों के धार्मिक रीति रिवाजों में ज्यादा दखल नहीं देगी और देसी रेजिमेंटों में वो कोड़े मारने की सजा भी खत्म कर दी गई। तो दो बातें साफ दिखती हैं। एक तो सांस्कृतिक मामलों में छेड़छाड़ कितनी भारी पड़ सकती है, हाँ, और दूसरा ये कि ब्रिटिश ताकत ऐसे किसी भी विरोध को कितनी बेरहमी से कुचल सकती थी। बिल्कुल। और इसीलिए कई इतिहासकार इसे 1857 के महाविद्रोह का एक तरह का पूर्वाभास या एक चेतावनी मानते हैं। हाँ, एक तरह का ट्रेलर कह सकते हैं ये कंपनी के लिए एक सीधी चेतावनी थी कि भाई, भारतीय सिपाहियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को हल्के में मत लो। लेकिन शायद उन्होंने इससे पूरा सबक नहीं सीखा या सीखना नहीं चाहा। एक दिलचस्प बात ये भी है कि वेल्लोर में जो इतना क्रूर दमन हुआ, क्या उसका असर 1857 में दक्षिण भारत की भागीदारी पर भी पड़ा? मतलब क्या वहां के सिपाही दोबारा वैसा हश्र नहीं चाहते थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। बिल्कुल संभव है कि उस दमन की याद ने उन्हें 1857 में थोड़ा पीछे रखा हो। तो संक्षेप में कहें तो वेल्लोर विद्रोह सांस्कृतिक असंवेदनशीलता के खिलाफ एक अहम शुरुआती आवाज थी, जिसे बेरहमी से दबाया गया, लेकिन इसने भविष्य के संघर्षों की एक तरह से नींव जरूर रखती थी। तो ये थी वेल्लोर विद्रोह की कहानी, एक याद दहानी कि इतिहास में जो घटनाएं छोटी दिखती हैं वो भी बड़े बदलावों का संकेत दे सकती हैं। जी। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, हाँ, कि सेना में अनुशासन बनाए रखना और उसी सेना के सैनिकों की गहरी आस्थाओं का सम्मान करना, इसके बीच वो महीन रेखा कहाँ है? ये एक मुश्किल सवाल है। या ये सोचे कि अगर वेल्लोर की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता तो क्या 1857 का इतिहास कुछ और होता? बिल्कुल सोचने वाली बात।